स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स और आपके सभी सवालों के जवाब भी देते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं जो आपको एक ब्रॉडर आउटलुक के साथ साथ इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स भी देने वाले हैं। जी चंद्रशेखर सर हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट और जाने माने कमोडिटी गुरु हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। भूपेश शर्मा हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट है बीकानेर से। विजय भंबानी हैं और दीपेन शाह हैं steven.com से। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए सबसे पहले बात मॉनसून के साथ शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वही है जो आज स्काईमेट की तरफ से आई है। स्काईमेट ने कहा है कि इस साल मॉनसून सामान्य से कम रह सकता है। चंद्रशेखर सर, क्या लग रहा है? जिस तरह से पहला पूर्वानुमान कह सकते हैं, हालांकि जनवरी में उन्होंने एक अनुमान जारी किया था, लेकिन इसे प्री मॉनसून से पहले का पहला पूर्वानुमान कह सकते हैं और ये सामान्य से कम दर्शा रहा है और 40% इसकी संभावना बन रही है। क्या लग रहा है, इसका क्या असर होगा सर? हाँ, पहले जो एडवांस सिग्नल संकेत जो मिल रहे हैं उससे ये पता लगता है कि कमज़ोर होने का संभावना बढ़ते जा रहा है। अभी मार्च महीने में खबर आया तो तभी हमें बताया गया कि अप्रैल महीने में ऑल द पैरामीटर्स विल गेट क्रिस्टलाइज्ड। तो धीरे धीरे अभी जैसे पैरामीटर्स ठोस सबूत हमें मिल रहा है, तो आगे जाकर के मुझे लगता है और 15-20 दिन में इस महीने का अंत तक और भी ज़्यादा हमें इसका एक सबूत मिलेगा कि एल नीनो आने वाला है। अभी भी देयर इज 60% का एक चांस है, प्रोबेबिलिटी है एल नीनो आने का। मगर ये एल नीनो क्या एक सिवियर एल नीनो और माइल्ड एल नीनो, अब तक इसके बारे में कोई टिप्पणी देना सही नहीं होगा। मैं मानता हूं और 15-20 दिन रुक करके एंड ऑफ अप्रैल तक हमें एक सॉलिड एविडेंस हमें मिल सकता है, उसका आधार पे ही हम बात करेंगे। मगर एक तो ज़्यादा लगभग तय है कि एल नीनो आने वाला है, ये तो पक्का है। ओके, यानी एल नीनो की संभावना काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा लग रही है। और सिर्फ घरेलू वेदर एजेंसी ही नहीं, इंटरनेशनल जितनी भी वेदर एजेंसी है उनका भी अनुमान आ चुका है। यूएस से ऑस्ट्रेलिया, जापान और कनाडा तक की एजेंसीज का भी इस तरह का अनुमान है कि साल मॉनसून सीजन में और खास करके सेकेंड हाफ में जुलाई के बाद एल नीनो एक्टिव रह सकता है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते, कुछ और कमोडिटी पर नजर डाल लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर आज के सत्र में हालांकि शुरुआत काफ़ी कमज़ोर हुई थी। चंद्रशेखर सर, क्या लग रहा है, अब धीरे धीरे यहाँ पर रिकवरी आ रही है? ब्रॉडर आउटलुक क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर को लेकर आपका? नहीं, ये जो रिकवरी है गोल्ड तो एक टाइम में अभी $2000 का भी नीचे चला गया था, मगर अब धीरे से 2000 से ऊपर है। मगर आप यूएस के जो आंकड़े देखेंगे, नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े, उससे मैं महसूस करता हूं कि मई महीने में ज़रूर और एक ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक आना चाहिए थ्रू द यूएस फेड। और एक इन्फ्लेशन डेटा उनका आएगा, आज सोमवार है ना, परसों, यानी कि बुधवार को यूएस इन्फ्लेशन डेटा भी आएगा। तो उससे भी हमें शायद पता लग जाएगा कि फेड का क्या रुख रहेगा। तो मैं मानता हूं कि इन्फ्लेशन में ज़रा सा राहत मिलने का संभावना है, बट लेट अस नॉट स्पेकुलेट, लेट अस नॉट सेकेंड गेस व्हाट द नंबर्स आर। तो एक मेरा मन में ये जो गोल्ड का जो $2000 से ज़्यादा अब जो भाव है उसमें करेक्शन आने का संभावना ज़्यादा है, क्योंकि एक तो ब्याज दर बढ़ेगा, दूसरा है स्पेकुलेटर्स नेट लॉन्ग पोजीशन काफ़ी ज़्यादा हो गया और एट सम स्टेज प्रॉफिट टेकिंग होगा उसमें और करेक्शन आना चाहिए। मगर उसका हाउ टू टाइम द मार्केट काफ़ी मुश्किल है, उसका टाइमिंग हम बता नहीं पाएंगे। ओके, चलिए एक और मेहमान जिनसे हमने गोल्ड पर राय ली थी, इनका अगर ज्वेलरी मार्केट की बात करें तो 60 साल से ज़्यादा का अनुभव है। वो खुद 80 साल से ज़्यादा की उनकी उम्र है और वो प्रेसिडेंट है यूपी सर्राफा एसोसिएशन के। महेश जैन साहब से हमने खास बातचीत की थी और गोल्ड में क्यों तेजी लॉन्ग टर्म में जारी रहती है उस पर भी उनसे बात की और उनका अनुभव भी हमने जाना। आइए सुन लेते हैं।
ग्लोबल मार्केट में जिस तरह की अनसर्टेनिटी चल रही है उसका फ़ायदा गोल्ड और सिल्वर जमकर उठा रहा है और काफ़ी चर्चा में है पूरा ही बुलियन इंडस्ट्री। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनके पास ज्वेलरी इंडस्ट्री का 60 साल से भी ज़्यादा का अनुभव है। हमारे साथ है महेश जैन साहब, यूपी सर्राफा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। 80 साल के आप हो चुके हैं, 60 साल से ज़्यादा समय से आप ज्वेलरी इंडस्ट्री में हैं। जिस समय आप ज्वेलरी इंडस्ट्री में कारोबार में उतरे थे, हालांकि आपकी थर्ड जनरेशन है इस बिज़नेस में, लेकिन उस दौरान क्या भाव था गोल्ड का, ताकि लोगों को भी पता चले कि जब आप आए थे, आप यंग एज में थे, उस समय क्या भाव चल रहा था गोल्ड का? देखिए, 1960 में 110 रुपये प्रति तोले का दाम, 110 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव में इन्होंने, हाँ, प्रति तोला यानी प्रति 10 ग्राम का भाव था। तोला उस समय क्या होता था? 11.664 का एक तोला होता था। ओके, तो और चांदी किस भाव में थी सर उस दौरान? चांदी उस समय 300 रुपये का भाव था। 300 रुपये किलो का भाव? 300 रुपये का। और 60 साल में 300 की चांदी 75,000 की हो गई। किस तरह की रिटर्न इनके सामने आंखों देखी, इतना रिटर्न दिया? 300 की चांदी 75,000 रुपये की हो चुकी है और गोल्ड आप देख ही रहे हैं 61,000 भी पार कर चुका है। क्या लग रहा है, आपका अनुभव क्या कह रहा है? जो मौजूदा भाव है, जिस तरह की तेजी वन वे रैली है, कोई निवेशक जो नए लोग होंगे वो देख रहे होंगे आपको, अगर तो वो जानना चाह रहे हैं कि किस तरह का भाव आगे मिलेगा। अगर करेंट लेवल पे करूंगा तो कोई रिस्क तो नहीं है ना गोल्ड में? देखिए, ऐसा है कि चांदी और सोना, जिसको हम बुलियन बोलते हैं, उसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो शॉर्ट सप्लाई में चीज़ है, माइनिंग से निकलती है, उसकी कोई भी मशीन से या किसी भी मैन मेड से चीज़ का उत्पादन नहीं किया जा सकता। और चांदी और सोना एक ऐसी कमोडिटी है कि यदि उसकी आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, जैसे मैं बहुत सालों से कहता चला आ रहा हूँ कि उसमें साल में 5 और 6% का भाव में इंक्रीमेंट होना ही होना है। यदि 1 साल नहीं होगा, 2 साल नहीं होगा, 4 साल नहीं होगा, तो 5वें साल एकदम से वो छलांग लगा करके पहुँच जाएगा। यदि आप हिस्ट्री देखें बुलियन के भाव की, तो 1978 में सोने का भाव मात्र 480 रुपये प्रति टन ग्राम था और 1983 में वो 1650 हो गया। 4 साल के कार्य में उसका 4 गुना की वृद्धि हो गई। 4 गुना से भी ज़्यादा। अब क्वेश्चन ये है कि इसके पीछे कारण क्या है? कारण सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ आज भी 700-800 टन माल का इंपोर्ट होता है। बिल्कुल, हर साल। स्मगलिंग के अलावा जी 200 टन की स्मगलिंग भी होती है। और हमारी संस्कृति आदिकाल से ये रही है और हमारे बुजुर्गों की ये बुद्धिमत्ता थी कि उन्होंने सोने के प्रति लेडीज़ के अंदर मोह पैदा कर दिया। उन्होंने ये बताया कि सोना जेवर कपड़े से ज़्यादा अच्छा तरीका है सौंदर्य के लिए। और उन्हीं की इस बुद्धिमत्ता के कारण आज हिंदुस्तान की हर लेडी का झुकाव ज्वेलरी के प्रति है और रहेगा। और गोल्ड के बारे में सर कहा जाता है कि गोल्ड खरीद कर कोई पछताया नहीं हो आज तक जिसने खरीदा हो, और आप कह भी रहे हैं कि 4 साल में 4 गुना से भी ज़्यादा भी दाम बढ़े, कई बार ऐसे भी मौके आए। हालांकि हो सकता है कि बहुत बार आप खरीदे, 3-4 साल भाव नहीं बढ़े, लेकिन फिर 4 साल बाद, 5 साल बाद एक साइकिल जब रिटर्न होता है तो गोल्ड में बम्पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। यहाँ से कितनी तेज़ी की संभावना आप सेंस कर रहे हैं? अगर अगले 1-2 साल में किस तरह की तेज़ी आएगी गोल्ड में? मैं उसका एक फार्मूला आपको सीधा सा बता देता हूँ कि हमारे यहाँ सोने के भाव जो कंट्रोल होते हैं वो इंटरनेशनल होते हैं। यदि स्मगलिंग का पक्ष को हम छोड़ दें, बिल्कुल, तो इंटरनेशनल मार्केट से होते हैं। हमारा डॉलर का और रुपए का साल भर का प्रीमियम 4% है। ओके। यदि आज डॉलर 82 रुपये का है तो 1 साल के आगे का डॉलर 4% ज़्यादा है और उसकी फिक्स रेट है, वो कोई ऐसा नहीं कि वो नकली भाव है। तो 4% का तो इनबिल्ट एप्रिशिएशन सोने में होना ही होना है। उसके अलावा रुपी डॉलर का जो प्रीमियम है वो भी 2% का है। तो जिस कमोडिटी में 5 और 6% का इनबिल्ट एप्रिशिएशन है तो उसको आप तभी रोक सकते हैं जब सोने के भाव इंटरनेशनली कम हो जाएं।
इंटरनेशनल कम ना होने के भी बहुत बड़े लॉजिक हैं। माइनिंग कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। कोयला एक ऐसी कमोडिटी होती है कि आपने कोयला ब्लॉक लिया और पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जब आप सोने का माइनिंग करते हैं तो 1 टन में जाके 1 ग्राम सोना निकलता है। और यदि आप कहीं 50 मीटर नीचे जाएंगे, खोदने जाएंगे और 1 टन मिट्टी लाएंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ती जाएगी, इसको भी हमको दिमाग में रखना है। तो ये सारी चीज़ों का अच्छी तरह आप विश्लेषण करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि चांदी और सोना। ओके, तो गोल्ड और सिल्वर का आउटलुक आप सुन रहे थे। महेश जैन साहब थे, प्रेसिडेंट थे यूपी सराफा एसोसिएशन के। चलिए अब कुछ सवाल जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ 2 दर्शक है, एक ही सवाल है। नीरज हैं दिल्ली से, इन्होंने सिल्वर मिनी को 70,000 रुपये पे शॉर्ट कर रखा है। और किशन है नासिक से, वो चांदी 72,600 रुपये पे उन्होंने शॉर्ट किया है। एक का भाव 70,000 के ऊपर शॉर्ट का लेवल है और एक का 72,600 रुपये का। अब विजय जी, आप क्या सलाह देंगे इनको? शॉर्ट पोजीशन में चांदी में बने रहें या निकल जाए? ये 1 महीने तक रुक सकते हैं। देखिए, जहां चांदी का सवाल है, 71,250 के आसपास एक सपोर्ट बेस बन रहा है और जब तक 71,250 के नीचे चांदी जाती नहीं है तब तक इसमें शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग की वजह से बढ़त की उम्मीद हम कर सकते हैं। जहां लंबे अवधि की टारगेट निकालें तो इस वर्ष के आखिरी तक, यानी दिसंबर सन 2023 या जनवरी सन 2024, हो सकता है, ये संभावना है कि चांदी 85 से 87,000 का आंकड़ा प्रति किलो पार कर ले। तो ऐसी कोई कमोडिटी हो जिसमें इतनी अच्छी खासी तेजी आपको लग रही हो और उसमें आप बाजार के दिशा के विपरीत अपना सौदा खड़ा रखें, इस बात में समझदारी नहीं लगती है। गिरावट के दौरान जब जब आपको नुकसान कम हो रहा हो और आपको लगे कि अगर पहली बात तो गिरावट आनी चाहिए, जो कि आएगी, मार्केट एक तरफा कभी नहीं जाता है। जब जब गिरावट की जो दायरा है वो कम होते जाए, वहां पर अपना शॉर्ट कवर कर लीजिए और हो सके तो बढ़त के दौरान तेजी करके चांदी से पैसा कमाने की चेष्टा कीजिए, ना कि बाजार से विपरीत जाकर उसमें शॉर्ट करें। ट्रेंड के विपरीत ट्रेड ना ले, ये विजय जी की तरफ से सलाह है। पन्नालाल राजस्थान से, इन्होंने सिल्वर मिनी 2 लॉट 74,000 रुपये पे खरीदा है। क्या करना चाहिए भूपेश जी? जी सर, चांदी का स्ट्रक्चर चार्ट का अभी काफी मजबूत बना हुआ है। मुझे उम्मीद है कि चांदी अभी नीचे में 72,000 या 71,500 के नीचे नहीं जानी चाहिए पोजिशनल चार्ट के हिसाब से। और चांदी में बाय ऑन डिप्स का मार्केट रखना चाहिए, परंतु इन्होंने ऊपर के भाव में लिया है तो इनको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल का लगाना चाहिए। नीचे में 74,200 के स्टॉप लॉस को मानकर इन्हें अपने सौदे को कैरी करना चाहिए। रमेश हैं अहमदाबाद से, चांदी और कॉपर आज क्या करें? क्या करना चाहिए दीपेन जी? देखिए, सबसे पहले बुलाने के लिए धन्यवाद शो पे। देखिए, सिल्वर की बात करेंगे तो नीचे की जो डिप आई थी वो रिकवर हो चुकी है और मार्केट लगभग 300 पॉइंट तेजी में आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि इवनिंग सेशन में भी हमें थोड़ी बढ़त देखने मिल सकती है। 75,000 के साइकोलॉजिकल लेवल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो जो भी डिप्स आती है इंट्राडे में आप बाई करके चले और आज के लो का स्टॉप लॉस आप रखें। चंद्रशेखर सर, एक सवाल हर्ष प्रजापति का था झांसी से। वो इस उम्मीद में बैठे हैं कि चांदी वापस से 62,000 रुपये तक आएगी। आपको लग रहा है कि आगे जाकर चांदी इतनी नीचे आएगी क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है चांदी इतनी नीचे आएगी। ज़रा सा मैं बुलिश हूँ चांदी में। पिछले 2 या 3 महीने से मैं कहते आ रहा हूँ कि $25-26 प्रति आउंस तो चांदी जाएगा। जब वो $21-22 था तो मैं $26 का एक दिया था आइडिया, तो लगभग उसका पास ही है और आगे जाकर के भी मैं कोई बड़ा करेक्शन चांदी में नहीं देख रहा हूँ। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ नेचुरल गैस पर है। इन्होंने रोहित जोशी हैं शिकार से। नेचुरल गैस इन्होंने खरीदा है 182 रुपये में। क्या करना चाहिए? 182 की बाइंग है। विजय जी, क्या करें इस लेवल पर? मुझे लगता है नेचुरल गैस में दबाव बना रहेगा विष्णु मोहन जी, और अगर बढ़त के दौरान आपको 180-82 का स्तर दिखाई दे तो तेजी के सौदे को आप
उसमें स्क्वायर अप कर लें। संयोगवश इस सप्ताह के दौरान मेरा ट्रेड रिकमेंडेशन भी नेचुरल गैस में शॉर्ट सेल करने का है। हालांकि ये काफी हाई रिस्क ट्रेड है। 180 के आसपास यदि अप्रैल फ्यूचर्स में आपको स्तर देखने को दिखाई दे तो 180 में आप शॉर्ट कर सकते हैं। 185 का स्टॉप लॉस रहेगा और वापसी 172 का टारगेट आपको एक या दो सत्रों में मिल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरा रुझान नेचुरल गैस में मंदी का है। मैं यही कहूंगा कि आपका अगर कॉस्ट टू कॉस्ट ब्रेक इवन यानी भाव टू भाव आप निकल सकें तो ये सबसे बेहतर होगा आपके लिए अपना ट्रेड स्क्वायर। अमित है दिल्ली से, क्रूड बाई करे या सेल आज इवनिंग के सत्र में? दीपेन जी, क्या करना चाहिए क्रूड में आज? देखिए, ज्यादा करके फ्लैटिश ही लग रहा है, थोड़ा अंडरटोन पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि आपको आज के ट्रेडिंग सेशन में ज्यादा जो वोलेटिलिटी है वो देखने मिले। फिर भी अंडरटोन पॉजिटिव है, तो रुझान आपका बाइंग की तरफ ही रहे। चलिए, एक और काउंटर है जीरा, जहां पर रिकॉर्ड तेजी दिख रही है। चंद्रशेखर सर, क्या लग रहा है? जीरे में जबरदस्त तेजी का रुख है, वन वे रैली है, महीने भर में 30%, एक साल में 76% की तेजी आ चुकी है। क्या लग रहा है, ये सस्टेनेबल है और फंडामेंटल के साथ चल रही है जीरे की तेजी? हाँ, मेरा अनुमान है कि ये फंडामेंटल से हटकर है ये जो रैली, नंबर 1। नंबर 2, कहीं लोग मेरे पास शिकायत कर रहे हैं कि इसमें काफ़ी स्पेकुलेशन है इस मार्केट में, मगर मुझे पता नहीं, क्योंकि जो भी स्पेकुलेशन के बारे में बात करता है उनको डेटा दे करके स्थापित करना पड़ेगा कि देयर इज स्पेकुलेशन, तो अदरवाइज इट इज़ एन एलिगेशन। तो इसका जवाब एनसीडेक्स एक्सचेंज जो है वही दे पाएगा कि इसमें हेजर का पोजीशन कितना है और स्पेकुलेटर का पोजीशन कितना है। मगर मैं जो देख रहा हूँ उसमें जो मार्केट का बिहेवियर है फंडामेंटल से हटकर है और एल नीनो का खतरा जो मंडरा रहा है उसका भी असर में मुझे दिख रहा है इस मार्केट में। ओके, हमारे साथ प्रेमचंद मोटा भी है, मसाला ब्रोकर एंड एनालिस्ट है। प्रेमचंद जी, जीरे में क्या हो रहा है, क्यों इतनी तेजी है? हालांकि आपने पहले भी कहा था कि 37-38 हजार तक जीरा जा सकता है, अब तो 40 हजार हाजिर में जा चुका है। क्या हो रहा है जीरे में? 37,500 क्रॉस कर देगा, वो क्रॉस हो गया। और आज उंझा में तो दिवाली जैसा माहौल है, वहाँ स्पॉट में 40,000 रुपया का व्यापार हुआ है और डिमांड भी ऑल ओवर इंडिया की अच्छी है और कुछ एक्सपोर्टर जो माल बेच के बैठे हैं उनकी भी दिवाली है। तो बाजार में अभी मैंने एक बात लास्ट इंटरव्यू में खास कहा था कि ऑल ओवर इंडिया की सेलिंग सेंटरों में सिर्फ 2 लाख बोरी जीरा स्टॉक है मुश्किल से, जबकि हल्दी 32 लाख बोरा स्टॉक है। तो ये एक पॉइंट जो था उसके हिसाब से चारों तरफ से डिमांड अच्छा आ रहा है। और आज एनसीडीएक्स में मे कॉन्ट्रैक्ट अपना 39,500 पार करके 39,765 चल रहा है अभी। जी जी। और जो आज फर्स्ट टाइम स्पॉट से नीचे है, स्पॉट आज 40,000 पार कर गया है, नहीं तो कभी भी स्पॉट से ये एनसीडीएक्स 5-10 रुपया ऊंचा ही रहता था। वो तो सर सर्किट लिमिट है, नहीं तो हो सकता है आज ही कहीं स्पॉट से ऊपर चला जाता। हाँ जी, हाँ जी। और जीरे में ध्यान अच्छा है, ध्यान तेजी का है, मगर क्या है, जितनी तेजी बहुत स्पीड से आई है तो उसमें हर उछाल में 10-20% माल बेचकर मुनाफा घर ले जाना चाहिए। ओके, यहाँ से आपको क्या लग रहा है, क्या ये सस्टेनेबल रैली है, क्या करें? अभी इसमें ऐसा है कि एक तो शॉर्ट सेल बिल्कुल ना करे, शॉर्ट सेल किसी को नहीं करना चाहिए, ब्लैंक नहीं बेचना चाहिए। और उंझा के जो बुजुर्ग अनुभवी हैं वो तो कहते हैं कि जीरा 42,500 45,000 भी हो सकता है, क्योंकि इस साल लास्ट में जो बारिश और अनप्रेसिडेंटेड जो साइक्लोन वगैरह हुआ था उससे भी राजस्थान वगैरह में जीरा की फसल तो कुछ असर हुआ है। और स्टॉक कम होने की वजह से सेंटीमेंट भी तेजी का है। ओके, मगर फिर भी ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, जिसके हाथ में माल है थोड़ा थोड़ा मुनाफा खाते रहना चाहिए।
ओके, यानी थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली करनी चाहिए। और जिस तरह के एक्सपोर्ट डेटा भी काफ़ी अच्छा रहा है, चीन से डिमांड में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है और उसका भी फायदा मिला है। शुक्रिया प्रेमचंद मोटा साहब, आपने वक्त निकाला। भूपेश जी, क्या लग रहा है जीरे में टेक्निकल अगर आप देखें एनसीडीएक्स पर, क्या ये तेजी कल भी जारी रहेगी? कैचअप रैली स्पॉट के साथ क्या जीरे पे एनसीडीएक्स वायदा में फिर से कल दिखेगी और फिर कल एक सर्किट लगने वाला है क्या ऊपर का? जी, सर्किट का तो नहीं कहूंगा, परंतु हाँ ये जरूर कह सकता हूँ कि तेजी जारी रहेगी जीरे में। और जो जीरे की तेजी अभी चल रही है, उस जीरे की तेजी में एक ही बात विशेष ध्यान रखने वाली है कि स्पेशली भाव देखकर इसमें शॉर्टिंग नहीं करनी चाहिए किसी को भी। और जहां भी डिप मिलता है, मुझे उम्मीद है कि जीरा 36,900 का दाम अभी आसानी से नहीं घटेगा। ऊपर में 40,500, 41,500 तक के घर बहुत आसानी से खुले। चलिए एग्री पे कुछ सवाल ले लेते हैं। पवन है हिसार से। धनिया इन्होंने 7,600 काफी ऊपर के भाव पे खरीदा है, क्या करना चाहिए दीपेन जी इनको? देखिए, धनिया की बात करेंगे तो मोमेंटम थोड़ा नेगेटिव है, प्राइसेस पे भी थोड़ा प्रेशर हमें देखने मिल रहा है। हमारा मानना है कि 6,600 से 6,200 के आसपास कहीं पे भी प्राइसेस स्टेबलाइज हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा समय देना होगा अपने ट्रेड को। लेकिन आगे जाके जो सेंटिमेंट जीरा में पॉजिटिव है वो अन्य मसालों में भी आते हुए हमें देखने मिल सकता है इस सीजन में। और धनिया और टर्मरिक दोनों में ही हमें थोड़ी अपसाइड पोटेंशियली देखने मिलेगी, लेकिन अभी मोमेंटम का अभाव है तो थोड़ा समय देना। चलिए, ग्वार सीड पर भी उनका एक सवाल था कि ग्वार सीड में क्या करना चाहिए। भूपेश जी, ग्वार सीड में क्या करे पवन? जी, ग्वार सीड में अभी बिकवाली करनी चाहिए। करंट दाम में मई का कॉन्ट्रैक्ट 5750 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर बिकवाली करनी चाहिए। 5830 रुपए के ऊपर के स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन रखने चाहिए। नीचे में 5650 और 5600 के टारगेट आसानी से देखने को मिलेंगे। और मार्केट थोड़ा आज वॉलेटाइल रहा क्योंकि अल नीनो की खबर आने के कारण मार्केट में एक सडन स्पाइक देखने को मिला। अन्यथा इसका ट्रेंड और चार्ट का स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। अगले दर्शक है तेजस है यवतमाल से। कॉटन का आउटलुक जाना चाहे, कॉटन को लेकर चंद्रशेखर सर क्या लग रहा है? हाँ नहीं, मैं कोई आउटलुक नहीं देना चाहता हूँ अभी। ओके, कॉटन पर कॉटन को लेकर दीपेन जी क्या कहेंगे आप? देखिए, थोड़ा डाइसी है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो जो बीटा स्प्रेड है वो भी काफी दूर है, काफी डीप है। तो इसका मतलब ये है कि रिटेल ट्रेडर्स ने तो डेफिनेटली एक कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहिए। कोई वॉल्यूम भी नहीं है इतना मार्केट में, तो ये जो एफिशिएंसी है प्राइस डिस्कवरी की वो अभी नहीं हो रही है। तो अगेन इसको आप अवॉइड ही करें, वो ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज प्योरली प्राइसेस एकेडमिक पर्पसेस पे देने से किसी का भी लाभ नहीं। एक और एग्री सेक्टर में चंद्रशेखर सर, शुगर जिस तरह से दाम तेजी से बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ, अब मिलों ने भी प्राइसेस बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। यूपी में 37,000 प्रति टन के ऊपर चला गया है भाव, 34,000 के ऊपर महाराष्ट्र में। क्या लग रहा है ये तेजी आगे भी बढ़ेगी और घरेलू मिलों को भी फायदा होने वाला है क्या अब? बिल्कुल, मैं काफ़ी बुलिश हूँ। भाव बढ़ेंगे, 40 रुपया तो होने का संभावना मैं देखता हूँ। और आपको याद होगा जब हमने क्रॉप एस्टिमेट दिया था, हमारा जो अनुमान था गन्ने का उत्पादन 4,000 से लेकर के 4,200 लाख टन का गन्ने का उत्पादन का। मगर 10 दिन बाद सरकार के आंकड़े आए, उसमें उनका अनुमान था आई थिंक 4,700 लाख टन के, ऐसे 10, 12, 15% ज़्यादा हमने जो दिया था। मगर अब हम देख रहे हैं कि जो गन्ने का उत्पादन है काफ़ी कम है, और ख़ास करके महाराष्ट्र में कम है। जो अनुमान हमने लगाया था यहाँ 18 हाउस स्वदेश में सितंबर महीने में, वो सही स्थापित हुआ है। इसके वजह से चीनी का उत्पादन काफ़ी कम होने का संभावना है। लगभग 300 लाख टन ही उत्पादन होने का संभावना है। हमारा डिमांड अभी बढ़ते जा रहा है और आगे जाकर के एल निनो का खतरा भी मंडरा रहा है। तो चीनी का जो रुख है बुलिश रहेगा, भाव बढ़ने का संभावना मैं देख रहा हूँ। और ज़रूर इसके आगे जो भी लाइसेंस दिया है उसका आगे एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं मिलेगा, और शायद जो 60 या 61 लाख टन एक्सपोर्ट का जो लाइसेंस दिया है वो भी शायद पूरा नहीं होगा, थोड़ा कम हो सकता है एक्चुअल एक्सपोर्ट।
ओके, नहीं एक्चुअल एक्सपोर्ट जो 61 लाख टन का सरकार ने मई तक का जो कोटा दिया, हो सकता है उससे भी कम हो। और साथ ही उत्पादन अनुमान को लेकर एक बड़ा अपडेट चंद्रशेखर सर की तरफ से कि 300 लाख टन ही चीनी का उत्पादन घरेलू बाजार में हो सकता है, जबकि अब तक इस्मा का अनुमान 340 लाख टन का, और इस्मा ने भी ये संकेत दिए थे कि उत्पादन अनुमान वो जल्द कम कर सकते हैं। चलिए इस पर ही एक और अगला सवाल लेते हैं क्रूड को लेकर, क्योंकि ओपेक फैसले के बाद से क्रूड में भी तेजी आ गई थी और लग रहा है कि बायोफ्यूल में ब्लेंडिंग के लिए अब इसका शुगर केन का एथेनॉल के लिए अब शुगर केन का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ेगा और स्वीटनर की सप्लाई कम हो सकती है। ऐसे में कच्चे तेल में क्या करना चाहिए? एक सवाल भी था जमील भाटी साहब का कि कच्चा तेल अब यहाँ से क्या और बढ़ेगा, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? विजय जी, क्या कहेंगे आप उनको? देखिए, कच्चा तेल जो है, जब से ओपेक ने कटौती अनाउंस की है और ये कटौती आएगी 1 मई से, ओपेक ने विश्वास दिलाया था अपनी अक्टूबर की मीटिंग में कि सन 2023 के जून के आखिरी तक कटौती या बढ़ोतरी नहीं होगी उत्पादन में। लेकिन 2 महीने पहले ही उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी है, जिसकी वजह से क्रूड के दाम बढ़े हैं। अब हम पिछले 3 वर्षों से सुन रहे हैं कि एनर्जी में, चाहे क्रूड हो चाहे नेचुरल गैस हो, सुपर साइकिल आई। तो मार्केट जो है एक नैरेटिव पर, एक कहानी पर चलता है। अब ये कहानी बन रही है कि कच्चे तेल के दाम यहाँ से 3 आंकड़ों में या शायद 150, 200, $250 की अटकलें भी लग रही हैं। मुझे लग रहा है ओपेक ने दाम बढ़ाने के लिए ये उत्पादन में कटौती की है, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 10 दिन पहले $64 से $65 प्रति बैरल के स्तर को छू गया था। ये एक पैनिक बेस्ड डिसीजन है। थोड़े समय के लिए शॉर्ट कवरिंग आएगी और कारोबारी जो मोमेंटम प्लेयर्स हैं वो थोड़ी बहुत तेजी भी करेंगे, लेकिन जैसे जैसे दाम $100 प्रति बैरल के करीब जाएगा, वैसे वैसे बिकवाली का माहौल बनेगा। ओके। अगर आपने जी चंद्रशेखर सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे कच्चे तेल में? बिल्कुल, मेरे अनुमान में मोमेंटम काफ़ी बुलिश है ब्रेंट क्रूड के लिए, खास करके $85 से भी ज़्यादा है। $90 तक जाने का संभावना मैं देख रहा हूँ। इसके 2 कारण है। एक है जो सप्लाई के समस्या है, और दूसरा तरफ डिमांड साइड कंसर्न्स। ये दोनों को हम देखेंगे तो सप्लाई साइड काफ़ी टाइट होते जा रहा है और इट इज़ ओवरवेलमिंग द डिमांड कंसर्न। ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है नॉन ओपेक का जो उत्पादन है, खास करके यूएस का उत्पादन इतना तेजी से बढ़ने का संभावना नहीं है। वैसे यूएस में रिग काउंट तो वैसे कम होते जा रहा है। और तीसरा है, हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स ने काफी लॉन्ग पोजीशन बिल्ड किया है ब्रेंट क्रूड में, एंड देयरफॉर उसका भी फायदा मार्केट को मिलेगा। ओके। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आपने वक्त निकाला, दर्शकों को एक ब्रॉडर आउटलुक समझाया। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद स्वदेश विशेष। नमस्कार।